Dear students, today we will discuss about new term of electrostatics, capacitance. What is capacitance of a conductor? We know that a conductor can be charged when it is connected by any electric source. Any conductor can be charged when it is connected by any electric source. But any conductor cannot be charged infinitely. किसी भी कंडक्टर को, अब मैं कॉमनली लेक्चर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर हमने कहा कि कैपेसिटेंस क्या है, किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या है। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कंडक्टर को जब किसी का हम चार्ज करना चाहें तो कंडक्टर को चार्ज किया जा सकता है। लेकिन क्या प्रश्न ये उठता है कि क्या कंडक्टर को हम जितना चार्ज देना चाहें वो उस पर स्टोर हो जाएगा, वो उसमें स्टोर हो सकता है क्या? तो प्रश्न ये है, तो प्रश्न उठा कि कंडक्टर क्या इनफाइनाइटली चार्ज किया सकता है? तो आंसर है नहीं। किसी भी कंडक्टर को एक डेफिनेट लिमिट तक ही चार्ज किया जा सकता है। प्रत्येक कंडक्टर को एक पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर चार्ज नहीं किया जा सकता। यदि उसके बाद भी उसे चार्ज दिया जाएगा तो वो चार्ज बाहर फ्लो हो जाएगा, लेकिन एक निश्चित लिमिट के बाद उस पर किसी भी स्थिति में चार्ज को बढ़ाया नहीं जा सकता जब तक कि मीडियम कांस्टेंट हो। कि जिस मीडियम में कंडक्टर रखा है, यदि उस मीडियम को एज इट इज बना रखा रहने दिया जाए तो किसी भी कंडक्टर को एक निश्चित लिमिट तक ही चार्ज किया जा सकता है। अब सेकंड क्वेश्चन उठता है कि व्हाई कंडक्टर इज चार्ज, कंडक्टर को क्यों चार्ज किया सकता, कंडक्टर चार्ज क्यों लेता है? तो कंडक्टर में चार्ज इसलिए जाता है सिंस इट्स सराउंडिंग एटमॉस्फेयर बिहेव एज ए इंसुलेटर। चूंकि किसी भी कंडक्टर के चारों ओर का जो मीडियम है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, वो चार्ज के प्रति कंडक्टिव नहीं है। इस कारण से चार्ज किस में फ्लो होता है? कंडक्टर में स्टोर होता है। लेकिन यदि सराउंडिंग मीडियम भी क्या हो, कंडक्टिव हो जाए, तो उस कंडीशन में चार्ज सराउंडिंग मीडियम्स में भी फ्लो होगा। जैसे कि एक सामान्य सा एग्जाम्पल लें कि एक ग्लास है या एक जग है, उसमें हम पानी भरना चाहते हैं या कोई लिक्विड को भरना चाहते हैं। उसमें कितना लिक्विड भरा सकता है? उसमें आप अच्छी तरह से जानते हो कि एक किसी भी कंटेनर है, कोई भी कंटेनर है, तो उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम है। उस डेफिनेट वॉल्यूम तक ही उसमें किसी लिक्विड को क्या किया जा सकता है? फिल किया जा सकता है। क्योंकि उससे ऊपर जब आप डालोगे तो वो लिक्विड उसमें से क्या होने लगेगा? ओवरफ्लो होने लगेगा। मतलब एक टंकी है या एक जग है, 1 लीटर का एक जग है पानी का, उसमें हम कितना पानी डाल सकते हैं? केवल 1 लीटर। हमारे पास पानी की कमी नहीं, पानी बहुत सारा है, लेकिन हम 1 लीटर ही पानी क्यों डाल सकते हैं? क्योंकि जो सराउंडिंग मीडियम्स है उसका जो कंटेनर का जग का जो सराउंडिंग मीडियम से जिस मीडियम में रखा है वो उस मीडियम में फ्लो नहीं होगा। तो हमने पानी को एक जग में 1 लीटर पानी डाल दिया। तो यदि हम पानी को चार्ज मान लें, यदि हम एक कंटेनर इमेजिन करें और उसमें वाटर डाल रहे हैं, तो वाटर डालने पे क्या होगा? वाटर डालने पर उसका लेवल उठेगा। तो ये लेवल कहलाता है, जैसे जैसे हम वाटर डालते जाएंगे इसका लेवल रेज होते जाएगा, वाटर लेवल रेज होते जाएगा। और वाटर लेवल क्या बता रहा है? क्या इतना भर चुका है, इससे ऊपर सिर्फ इतना भरना बाकी है। अर्थात वाटर लेवल हमें ये बताते रहता है कि वाटर अब इसमें और कितना भरा जा सकता है। क्योंकि जैसे ही हम टॉप पे पहुंचेंगे उसके बाद यदि इसमें वाटर डाला गया तो वाटर ओवरफ्लो हो जाएगा।
तो मतलब इस जग की कैपेसिटी, इस कंटेनर की कैपेसिटी डिसाइडेड है कि ये 1 लीटर पानी रखेगा तो 1 लीटर पानी रखेगा। तो इसमें एक चीज हो गई, चार्ज को यदि हम वाटर मान लें तो 1 लीटर के जग में 1 लीटर चार्ज हम भर सकते हैं कुल मिला के मोटे मोटे तौर पे। पोटेंशियल क्या है, तो जो लेवल दिख रहा वाटर लेवल शोज द पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर। तो ये जितना लेवल उठते जाएगा वो किसको शो कर रहा, पोटेंशियल, और कितना वाटर उसके अंदर आ सकता है, उसकी कितनी कैपेसिटी है, तो दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। तो जग का कैपेसिटेंस कितना है, 1 लीटर, उसमें वाटर कितना आ सकता है, 1 लीटर। जैसे जैसे हम वाटर डालेंगे माने चार्ज हम फुलफिल करेंगे, उसका लेवल उठते जाएगा, और एक लेवल के बाद जैसे ही उसका लेवल टॉप पे आ जाएगा, अपर लेवल तक आ जाएगा, उसके बाद यदि हम इसमें पानी भरना चाहें तो वो पानी सराउंडिंग मीडियम्स में ओवरफ्लो हो जाएगा। लेकिन यदि हम बढ़ाना ही चाहें तो इस 1 लीटर के कंटेनर को 5 लीटर के कंटेनर में रख दें, एयर में ना रख के या टेबल पॉट पे ना रख के 5 लीटर के कंटेनर में रख दें, तब इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, 5 लीटर तक भरेगा, क्योंकि इसके भरने के बाद वो दूसरा कंटेनर भी भरेगा। तो इसमें पानी क्यों भर रहा है, क्योंकि इसके चारों ओर वाल है, इसका वॉल्यूम 1 लीटर है, चारों ओर वाल है जो सराउंडिंग मीडियम्स में पानी को जाने से रोक रही है। इसी तरह से जब किसी कंडक्टर को हम चार्ज करते हैं तो कंडक्टर के चारों ओर का जो मीडियम है, सपोज कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द एयर और वैक्यूम, देन एयर इज इंसुलेटर, एयर ट्रीट्स बिहेव लाइक ए इंसुलेटर। एयर जो है एक विद्युत रोधी की तरह, एक कुचालक की तरह बिहेव करती है। तो जब एयर इंसुलेटर की तरह बिहेव करती है तो चार्ज कहाँ फ्लो होगा, कंडक्टर के अंदर। तो चार्ज कंडक्टर में ही क्यों जाता है, क्योंकि चारों ओर का मीडियम इंसुलेटर है, विद्युत रोधी उसे चाहिए ही नहीं, वो ले नहीं सकता। ले कौन सकता है, कंडक्टर ले सकता है। तो वो चार्ज को एक्सेप्ट करते रहता है, कब तक, जब तक उसकी कैपेसिटेंस, जब तक उसके लेने की क्षमता बनी रहती। जिस तरह से जग की कैपेसिटी है उसी तरह प्रत्येक कंडक्टर की अपनी एक कैपेसिटी होती है। अब प्रश्न उठता है कि ये कैपेसिटी डिसाइड कौन करेगा। तो होता क्या है, इवेंट्स फिनोमिना क्या है कि व्हेन वी चार्ज एनी कंडक्टर, जैसे ही हम किसी कंडक्टर को चार्ज करते हैं तो जैसे जैसे हम चार्ज एकदम से किसी डायरेक्ट कलेक्टिव चार्ज नहीं ट्रांसफर होता, चार्ज छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड होता है। ये और बात है कि ये सेकंड के करोड़ में और अरबवें हिस्से में एक एक चंक क्या है पहुंचते जाता है। तो जैसे ही पहला चार्ज का चंक, एक पार्ट चार्ज का कंडक्टर में पहुंचा तो कंडक्टर में एक्सेस चार्ज हो गया। जब सेकंड पार्ट ऑफ चार्ज है, जब हम उसको उसके अंदर स्टोर करना चाहेंगे तो फर्स्ट पार्ट जो है वो उसको रिपेल करेगा, और जब रिपेल करेगा और हमें चार्ज कंडक्टर को देना है तो हम रिपल्सन के अगेंस्ट फोर्स लगाएंगे, और फोर्स लगा के हम क्या करेंगे, उसको डिस्प्लेस करेंगे और किस में पहुंचाएंगे, कंडक्टर में, अर्थात हमारे द्वारा एक्सटर्नल वर्क किया गया है। तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ते जाएगा रिपल्सन भी बढ़ते जाएगा, और रिपल्सन बढ़ेगा तो अमाउंट ऑफ वर्क डन, किया गया कार्य भी बढ़ते जाएगा। तो ये विरोध जितना बढ़ते जाएगा उतना हमें वर्क डन बढ़ाना होगा, तो हमारा वर्क डन इंक्रीज होगा। और अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या कहलाता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम चार्ज इंक्रीज करेंगे उसके चारों ओर अराउंड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी आल्सो इंक्रीज, and when electric field is increased on the surface of conductor and around the medium, then electric potential is also increased. Is that amount of work done is also increased to increase charge on conductor। अर्थात जैसे जैसे हम किसी कंडक्टर पर चार्ज को इंक्रीज करते हैं तो चार्ज के इंक्रीमेंट के साथ ही पोटेंशियल इंक्रीज होता है, चार्ज के साथ ही उसके सरफेस पर, कंडक्टर की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
भी क्या होती है, बढ़ती है, इंक्रीज होती है। और उसके बढ़ने के कारण जितना इंक्रीज होगी, जितना बढ़ेगी कौन, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उतना ही हमारा वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन चार्ज करने में बढ़ जाएगा। उतना रिपल्सन हमें मिलेगा, उतना प्रतिरोध हमें मिलेगा, उतना प्रतिकर्षण बल हमें मिलेगा। तो उस रिपल्सन के अगेंस्ट जब हम वर्क करेंगे तो हमारा वर्क कंटिन्यू बढ़ते जाएगा, अर्थात पोटेंशियल। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन टू चार्ज दैट कंडक्टर इज नोन एज पोटेंशियल। तो पोटेंशियल सरफेस का इंक्रीज होते जाएगा। और जब इंटेंसिटी बढ़ रही है, चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है। इंटेंसिटी इंक्रीजिंग के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ रहा है, अर्थात अमाउंट ऑफ वर्क डन बढ़ रहा है। और ऐसा इंक्रीज करते करते जो आपका चार्ज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो इतना अधिक हो जाता है कंडक्टर का कि उसके चारों ओर का जो मीडियम है, इंसुलेटर है, उसका इंसुलेशन ब्रेक डाउन हो जाता है। चारों ओर के मीडियम का इंसुलेशन ब्रेक डाउन हो जाता है। और जैसे ही ब्रेक डाउन होता है, किसके कारण, ड्यू टू आयनाइजेशन ऑफ इंसुलेटर मीडियम, ड्यू टू आयनाइजेशन ऑफ सराउंडिंग मीडियम्स। तो जो चारों ओर के मीडियम है, उस चारों ओर के मीडियम के आयनाइजेशन के कारण, आयनीकरण के कारण, वहाँ का आसपास का वोल्टेज बढ़ने पर, आसपास की बहुत अधिक वोल्टेज जब हो जाता है तो उसके चारों ओर का जो मीडियम है वो आयनाइज्ड हो जाता है, आयंस के फॉर्म में आ जाता है। और जैसे ही आयंस के फॉर्म में आता है तो चार्ज, उसको उससे ऊपर दिया गया चार्ज उसी तरह मीडियम में फ्लो हो जाता है, जिस तरह से 1 लीटर के जग में, जग भर जाने के बाद दिया गया पानी मीडियम में, जिस मीडियम में रखा होता है उसमें फ्लो होता है, ओवरफ्लो होता है। उसी तरह यहाँ पर चार्जेस का लीकेज होने लगता है। तो मैंने, और वैक्यूम या एयर का जो है वोल्टेज 3 × 10⁶ वोल्ट, 3 × 10⁶ वोल्ट जैसे ही कंडक्टर का वोल्टेज होगा, उस समय 3 × 10⁶ वोल्ट तक कंडक्टर चार्ज होते रहेगा, चार्ज को स्टोर करते रहेगा। लेकिन जैसे ही ये वोल्टेज 3 × 10⁶ वोल्ट पे पहुंचता है तो एयर, आसपास का जो मीडियम जैसे एयर में रखा हुआ है, यदि एयर है तो एयर में रखा हुआ है तो आसपास की एयर जो है, सराउंडिंग एयर्स विल बी आयनाइज्ड, वो आयनाइज्ड फॉर्म में जाएगी। और इससे ऊपर दिया जाने वाला चार्ज अब क्या होने लगेगा, फ्लो होने लगेगा मीडियम में। इसका मतलब है कि 3 × 10⁶ वोल्ट तक जितना चार्ज कंडक्टर स्टोर कर सकता था वो कर चुका। उसके ऊपर जितना भी चार्ज दोगे आप वो ओवरफ्लो हो जाएगा, लेकिन उस पर कंडक्टर में मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज नॉट इंक्रीज। किसी भी स्थिति में अब वोल्टेज 3 × 10⁶ हो जाने पर यदि कंडक्टर एयर में रखा हुआ है तो ऐसी कंडीशन में इस वोल्टेज तक जितना चार्ज गेन कर चुका उससे ऊपर चार्ज गेन नहीं करेगा, चाहे आप उसे कितना भी चार्ज दे दो। यदि आप चार्ज देते हो तो वो चार्ज ओवरफ्लो हो जाएगा, किसमें, सराउंडिंग मीडियम्स में, क्योंकि सराउंडिंग मीडियम्स आयनाइज्ड हो चुका है और वो अब इंसुलेटर की तरह बिहेव नहीं कर रहा है और उसके अंदर चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो 3 क्वेश्चंस मैंने उठाए थे। एक तो अब कैपेसिटेंस क्या है, तो ईच कंडक्टर हैज ए लिमिट टू टेक चार्ज और टू स्टोर चार्ज। दिस लिमिट इज नोन एज कैपेसिटी ऑफ दैट कंडक्टर टू टेक चार्ज और टू स्टोर चार्ज। अर्थात प्रत्येक किसी भी कंडक्टर के द्वारा, किसी भी कंडक्टर के द्वारा चार्ज को गेन करने की जो कैपेसिटी है, जो एबिलिटी है, दैट इज नोन एज capacitance of that conductor. Since capacitance of conductor, since charge on conductor depends on voltage, since charge on any conductor Q is directly proportional to V,
किसी भी कंडक्टर पर हम चार्ज एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक ही दे सकते हैं, और जैसे जैसे चार्ज को हम इंक्रीज करते हैं वोल्टेज इंक्रीज होता है। तो देयरफॉर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V and we can write it Q is equal to CV. C is a proportional constant. C is a proportional constant that is called capacitance of a conductor. We can write it C is equal to Q upon V. Capacitance of any conductor, capacitance of any conductor is equal to Q upon V. Since storing charge of any conductor is directly proportional to potential, electric potential, and after a electric potential it is fixed. हमारे चार्ज जैसे ही एक 3 × 10⁶ होगा, वोल्टेज एक निश्चित वोल्टेज के बाद जिस भी मीडियम में रखा हो उस मीडियम का वायु रोधन, उस मीडियम का रोधन टूट जाएगा, मतलब इंसुलेशन टूट जाएगा और वो आयनाइजेशन फॉर्म में आ जाएगा और वो कंडक्टिव हो जाएगा। अर्थात जैसे ही वो कंडक्टिव हुआ, किसी में भी चार्ज क्यों स्टोर हो रहा है? क्योंकि आसपास का सराउंडिंग मीडियम इंसुलेटर है। और हम क्या कह रहे हैं कि जब हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो जो हमारे इंसुलेटर्स हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तीव्र माने इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उनके इलेक्ट्रॉन्स उसमें से बाहर हो जाते हैं या आयनाइट हो जाते हैं और वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं और चार्ज ओवरफ्लो होने लगता है उस मीडियम में। तो उसके ऊपर एक पर्टिकुलर वोल्टेज जो मीडियम के लिए है, उससे ऊपर किसी भी कंडक्टर को चार्ज नहीं किया जा सकता। प्रत्येक कंडक्टर को, प्रत्येक कंडक्टर का एक पर्टिकुलर चार्ज गेनिंग कैपेसिटी होती है, वहीं तक उसको चार्ज किया जा सकता, उससे अधिक चार्ज उसे नहीं दिया जा सकता। सिंस गेनिंग चार्ज of any conductor is directly proportional to electric potential, so Q is equal to CV. C is a proportional constant that is called capacitance of a conductor. जो Q V के समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है, तो समानुपाती नियतांक या प्रोपोर्शनल कांस्टेंट C हुआ, तो Q is equal to CV. So we can write C is equal to Q upon V. This term proportional constant C is called capacitance of conductor. Now dependency of capacitance of any conductor. Since capacitance of any conductor is a constant or it is a fixed quantity. Since capacitance of any conductor is a constant quantity, माने 1 लीटर के जग में हमें मालूम है 1 लीटर ही पानी आएगा, तो ये कांस्टेंट है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आना है, वो फिक्स्ड राशि है। तो C इज कांस्टेंट that does not depends on Q and V. कैपेसिटेंस आप सोच सकते हो कि वाटर लेवल पे डिपेंड नहीं करता, ना क्यू पे डिपेंड करता, कितना पानी भरोगे, कितना चार्ज भरोगे, इस पे नहीं। उसकी कैपेसिटी 1 लीटर के जग की कैपेसिटी यदि 1 लीटर है, जग की कैपेसिटी 1 लीटर है, तो उसमें पानी फिक्स्ड है, 1 लीटर ही आएगा। वो लेवल पर डिपेंड नहीं करेगा कि लेवल इतना है तो 1 लीटर से ज़्यादा आ जाएगा, इसमें इतना पानी भरा गया है मतलब इतना चार्ज दिया गया है तो और चार्ज तो ना। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड्स ऑन Q एंड V, ना ये Q पे डिपेंड करता ना V पे डिपेंड करता। तो फिर डिपेंड किस पे करता? एक तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट फिक्स्ड राशि है, किसी भी कंडक्टर के लिए फिक्स्ड है, तो चार्ज पे भी नहीं डिपेंड करता, ना ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे डिपेंड करता। तो डिपेंड किस पे करता है? डिपेंडेंसी ऑन विच फैक्टर, डिपेंडेंसी ऑन विच फैक्टर? तो साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर। अब यदि हम 1 लीटर का जग रखे हैं, उसकी जगह 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर का जग रख दें तो उसमें उतना पानी आ जाएगा। हमारी रिक्वायरमेंट जितनी है उसके अकॉर्डिंग हम साइज को इंक्रीज कर दें। तो फर्स्ट थिंग, साइज एंड डायमेंशंस ऑफ
size or shape are dimensions of conductor. Dependency capacitance depends on size or shape or dimensions of कंडक्टर. हम जानते हैं कि जो कंडक्टर जितने भी हैं उसमें जो चार्ज दिया जाता है दैट लाइज ऑन आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर. हम किसी भी कंडक्टर को जितना चार्ज दे रहे हैं वो उसके आउटर सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, और जितना अधिक आउटर सरफेस होगा उतना अधिक हम चार्ज दे सकेंगे. क्योंकि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी धीरे धीरे बढ़ेगी, और जब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तीव्रता धीरे धीरे बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अर्थात विभव भी क्या होगा, स्लोली इंक्रीज होगा. जिस रेशो में E इंक्रीज होगा ठीक उसी रेशो में V इंक्रीज होगा, और जब V अमाउंट ऑफ वर्क डन कम होगा माने तो क्या होगा कि कैपेसिटेंस इसका बढ़ जाएगा. तो ये फार्मूले में टू टर्म्स आ रहे हैं, C इक्वल टू क्यू एंड वी, C इक्वल टू क्यू अपॉन वी. तो ना ये Q पे डिपेंड कर रहा है. कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर डज नॉट डिपेंड्स ऑन चार्ज एंड डज नॉट डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल. गजब की बात है कि मैंने अभी तक हमने क्या किया, डिपेंडेंसी हम फार्मूले से निकालते थे, लेकिन यहाँ ये कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, और प्रोपोर्शनल कांस्टेंट दोनों ही टर्म पे, दोनों फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करता. सेकंड, प्रेजेंस ऑफ द सराउंडिंग मीडियम नेचर्स. अब क्या है सराउंडिंग मीडियम नेचर, जो किसका इंसुलेशन कितना अधिक है. जैसे एयर या माने वैक्यूम का इंसुलेशन मैंने बताया 3 × 10⁶ वोल्ट है. एयर का इंसुलेशन कितना है 3 × 10⁶ वोल्ट. यदि हम 3 × 10⁶ वोल्ट तक उसको चार्ज करते हैं कंडक्टर को, तो उस लेवल तक चार्ज करने पर चार्ज ओवर, उससे अधिक करने पर चार्ज ओवरफ्लो होगा. अब हमने सराउंडिंग मीडियम्स को चेंज कर दिया, हम उसकी जगह पर मोम रख दें, लकड़ी रख दें या और कोई अदर मीडियम रख दें, तो इन सभी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी अधिक होता है और इंसुलेशन भी अधिक होता है. तो आयनाइज्ड होने में या इसका इंसुलेशन ब्रेक डाउन होने में वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा. तो ऐसी कंडीशन में मतलब जिस मीडियम में रखा, जिससे घिरा हुआ है, माने एक बड़े से 10 लीटर के लकड़ी के जग में रख दिया अपन ने 1 लीटर के जग को, तो 10 लीटर पानी भर लेगा यार. उसी तरह से जैसे 10 लीटर पानी वो भर लेगा, उसी तरह से यदि हमने ऐसा इंसुलेटर यूज किया जिसमें वोल्टेज इंक्रीज होने पे भी इंसुलेशन उसका नहीं ब्रेक होता, तो इंसुलेशन ब्रेक नहीं होगा तो झक मार के कहाँ जाएगा चार्ज, कंडक्टर के अंदर जाएगा. तो कैपेसिटेंस ऑफ एनी कंडक्टर डिपेंड्स ऑन वन थिंग, साइज, शेप एंड डायमेंशन. साइज, शेप एंड डायमेंशन ऑफ ए कंडक्टर, माने किसी कंडक्टर के, किसी चालक के आकार, आकृति या उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, जिसको डायमेंशंस बोलते हैं, उस पर निर्भर करता है. सेकंड थिंग, सराउंडिंग मीडियम्स स्टोर क्यों हो रहा है. किसी भी कंडक्टर में चार्ज स्टोर क्या हो रहा है, एक तो कंडक्टर कंडक्टिव है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन से तो कंडक्ट स्टोर कर सकता है. सेकंड थिंग कि आसपास का जो मीडियम है वो इंसुलेटर है, मीडियम इंसुलेटर है, इसलिए चार्ज दे रहा है, तो चार्ज किस में स्टोर हो रहा है, कंडक्टर में. लेकिन जैसे ही इंसुलेशन तो ब्रेक होगा वो फ्लो होने लगता है कहाँ पर, मीडियम में. तो सराउंडिंग मीडियम्स का इंसुलेशन का जितना ब्रेकडाउन अधिक होगा उतना अधिक वो चार्ज गेन कर लेगा. और थर्ड, प्रेजेंस ऑफ द अदर कंडक्टर्स इन द नेबरहुड्स. तो थर्ड जो प्रॉपर्टी है कि किसी भी चार्ज के पास, हमने पढ़ा था इंडक्शन प्रॉपर्टी, तो जब किसी चार्ज कंडक्टर के नियर बिल्कुल समीपस्थ या नेबरहुड में कोई अनचार्ज कंडक्टर लाया जाता है, तो अनचार्ज कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जब वो अनचार्ज कंडक्टर चार्ज कंडक्टर के नियर लाया जाता है अर्थात उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, जो नियर सरफेस है उसमें यदि पॉजिटिव चार्ज है
तो पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स उसको क्या करेगा, प्रतिरोध करेगा। तो उसकी फ्रंट सरफेस पे पूरे इलेक्ट्रॉन्स आके खड़े हो जाएंगे। तो और ठीक अपोजिट में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। तो अर्थात एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इन द अनचार्ज कंडक्टर। टेम्पररली induced electric field is produced in the uncharged conductor in the opposite direction of applied electric field। माने चार्ज कंडक्टर के नियरर के समीप में जब हम किसी अनचार्ज कंडक्टर को लेके आएंगे तो अनचार्ज कंडक्टर टेम्परेरली क्या होगा, एक खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड करेगा इसके विरोध में, और ये इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस अनचार्ज कंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चार्ज कंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की ठीक अपोजिट होगा। और टू वेक्टर क्वांटिटीज है तो ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिड्यूस्ड। व्हेन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिड्यूस्ड देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज आल्सो रिड्यूस्ड, एंड व्हेन electric potential is reduced then capacitance of conductor will be increased। जब हम किसी अनचार्ज कंडक्टर को समीप में ले जाते हैं, चार्ज कंडक्टर की समीप में ले जाते हैं, नियर ले जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो अनचार्ज कंडक्टर है उसमें टेम्पररी अस्थायी तौर से, अस्थायी रूप से चार्ज क्या हो जाता है, प्रेरित हो जाता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेरित होती है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्रभावी चार्ज कंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में होती है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और दो सदिश राशि एक दूसरे के अगेंस्ट में रहती है। तो उससे क्या होता है, चार्ज कंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाएगी, और जब ये कम होगी तो हमारे द्वारा अमाउंट ऑफ वर्क डन भी कम हो जाएगा, अर्थात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कम हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होगा तो अमाउंट ऑफ वर्क डन कम हो गया। इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होने का मतलब अमाउंट ऑफ वर्क डन कम हो गया, और जब अमाउंट ऑफ वर्क डन कम हो गया तो इसमें कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया। हम और चार्ज दे सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम इसको और चार्ज दे सकते हैं। तो किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस, किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस अर्थात हिंदी में बोलते हैं धारिता, तीन बातों पर निर्भर करती है। पहला, उसके साइज, शेप, डायमेंशन पर। जितना बड़ा साइज होगा उतना बड़ा आउटर सरफेस होगा, जितना अधिक आउटर सरफेस होगा उतना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, और उतना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो माने बड़ा पात्र लिया हमने, बहुत बड़ा ड्रम लिया, उसमें 5 लीटर की बाल्टी पानी डाला तो उसका लेवल थोड़ा सा उठेगा। 1 लीटर का लिया तो उसमें माने 5 लीटर का लिया, 10 लीटर का एक लिया, एक 50 लीटर का कैन लिया, दोनों में 5-5 लीटर का डालते हैं तो दोनों के लेवल अलग अलग होंगे, दोनों के पोटेंशियल अलग अलग होंगे। तो कहने का मतलब यदि हम साइज को इंक्रीज कर दें, शेप को इंक्रीज कर दें, अर्थात सरफेस को इंक्रीज कर दें, क्योंकि आउटर सरफेस पे रहता है, तो निश्चित ही चार्ज को देने पर उसका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो जाएगी, क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, सरफेस ज़्यादा है। और जब इंटेंसिटी कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता कम होगी, तो पोटेंशियल भी कम होगा, विभव भी कम होगा, और जब पोटेंशियल कम होगा तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। कैपेसिटेंस मतलब विभव के उल्टा चलता, जितना विभव कम कर दो उतना कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। सेकेंड, सराउंडिंग मीडियम। अब यदि हमने उसको हवा में रखा है, मोम में रखा है, लकड़ी में रखा, तो अलग अलग मीडियम्स के जो इंसुलेटिंग प्रभाव हैं, इंसुलेटिंग इफेक्ट्स हैं, वो अलग अलग हैं। अलग अलग मीडियम्स में अलग अलग जो मीडियम्स ले रहे हैं, माध्यम ले रहे हैं, उनके विद्युत रोधी प्रभाव को तोड़ने के लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, विद्युत विभव है, उसके मान अलग अलग होते हैं। जिनका विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ब्रेकडाउन के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अधिक लगता है, यदि उन मीडियम्स का यूज कर लें हम, तो एयर या वैक्यूम के कंपेरिजन में वो ज़्यादा है। तो निश्चित है
कि हम और वोल्टेज तक इसको इंक्रीज कर देंगे। किसको? चार्ज को हम 3 × 10⁶ से अधिक वोल्टेज तक कर सकते हैं इंक्रीज, क्योंकि आसपास का जो सराउंडिंग मीडियम है इंसुलेटर है और वो इंसुलेशन टूट ही नहीं रहा, ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, तो चार्ज फ्लो नहीं होगा। इसलिए सेकंड सराउंडिंग मीडियम, नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम। और थर्ड जो है प्रेजेंस ऑफ एनी अनचार्ज कंडक्टर। तो ये 3 हो गए इसके अफेक्टिंग फैक्टर। फोर्थ आते हैं अपनी यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। तो जो कैपेसिटेंस या धारिता की यूनिट है वो है माइकल फैराडे के नाम पर, माइकल फैराडे के नाम पर फैरड रखी गई है। अब हमने पढ़ा कि C = Q/V और इसकी यूनिट कितनी है? 1 फैरड। इसको F से व्यक्त करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1/F = Q is represented in coulomb and V is denoted in volt. तो when V is equal to 1, electric potential is 1, then capacitance C is equal to Q. तो एक डेफिनेशन यहां से भी बनती है कि किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस उस कंडक्टर के वोल्टेज को 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज करने के लिए रिक्वायर्ड चार्ज के इक्वल होती है। तो कैपेसिटेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द चार्ज which is used to increase electric potential with 1 volt। फिर से ध्यान से सुनो कि कैपेसिटेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू दैट चार्ज ऑफ कंडक्टर which is used to increase electric potential with 1 volt। अर्थात किसी कंडक्टर की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अर्थात विद्युत विभव को 1 वोल्ट से संख्यात्मक रूप से बढ़ाने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इस नोन को ही क्या कहा जाता है? विद्युत धारिता या कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर कहा जाता है। अब इसकी यूनिट कितनी है? फैरड। 1/F इक्वल टू, तो फैरड 1 फैरड इज इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट। 1 कूलम पर वोल्ट। फैरड इज इक्वल टू कूलम पर वोल्ट। और यदि हम इसको और ब्रेक करें तो कूलम C और V जो है जूल प्रति कूलम पर कूलम होती है, जूल पर कूलम। तो इसको क्या हो गया? C² पर जूल। ये क्या है? क्योंकि V = W/Q होता है, W की यूनिट जूल और Q की यूनिट C कूलम। तो ये मिल गया C² जूल। और C² जो चार्ज है, चार्ज की कोई यूनिट ऐसा यूनिट में नहीं है चार्ज, तो उसमें क्या है? करंट की यूनिट है एम्पियर। तो चार्ज को हम करंट में यदि कन्वर्ट कर दें तो चार्ज Q = होता है I × T। तो Q = I × T और जूल वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो I को हम शो करते हैं एम्पियर, टाइम को सेकंड T को, और ये जो आपका फोर्स है ये क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास इंटू एक्सीलरेशन, फोर्स को हम मेजर करते हैं न्यूटन में और डिस्प्लेसमेंट को मीटर में। तो एम्पियर पर सेकंड, यदि हम इसको इस रूप में यूनिट देना चाहें तो एम्पियर सेकंड, एम्पियर इंटू सेकंड पर न्यूटन मीटर। अब यदि हम इसका डायमेंशनल फार्मूला बनाना चाहें तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? डायमेंशनल फार्मूला है इसका, ये C² है और Q = IT होता है। तो इसको हमने कर दिया C² मतलब 80² और न्यूटन माने फोर्स का होता है mLT - 2, क्योंकि मास इंटू
एक्सीलरेशन मीन्स लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर, और ये डिस्टेंस का हुआ एल, तो ये क्या हो गया एल स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल एम -1। एल स्क्वायर था तो l⁻², और t⁻² ऊपर गया, और t स्क्वायर था तो ये क्या हो जाएगा t⁴ -2 +2, -2 + 2 हो गया 2 to 4, टाइम का स्क्वायर, तो 2 + 2 4, और a स्क्वायर। तो ये डायमेंशनल फार्मूला किसका बन गया कैपेसिटेंस का। फैराड एक बहुत बड़ी यूनिट है, फैराड एक बहुत बड़ी यूनिट है। एक कूलाम चार्ज के लिए फैराड का यूज किया जाता है। तो एक कूलाम चार्ज, वोल्ट छोटी है लेकिन कूलाम बहुत बड़ा चार्ज है। और यदि हम बात करें जो हमारी पृथ्वी है उसकी रेडियस 6400 किलोमीटर है, तो उसकी भी कैपेसिटेंस माइक्रोफैरड में है, लगभग 611 माइक्रोफैरड है। माने उस रेडियस को हम निकालें, इतना बड़ा स्फीयर निकालें जो 1 फैरड के, जिसकी कैपेसिटेंस 1 फैरड हो, तो पृथ्वी से 1500 गुना अधिक बड़ा होना चाहिए। पृथ्वी से कितना टाइम्स बड़ा होना चाहिए 1500 गुना बड़ा, 1500 टाइम्स ग्रेटर देन अर्थ। तो ये अपन ने सिर्फ यूनिट, ये सिंपली इंट्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटेंस था। तो आप समझ गए होंगे कि कैपेसिटेंस बहुत छोटी सी बात थी कि हर कंडक्टर की चार्ज गेन करने की एक निश्चित लिमिट होती है, उससे अधिक चार्ज वो गेन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उससे अधिक चार्ज देने पर उसके आसपास का सराउंडिंग मीडियम्स का जो रोधन है, जो इंसुलेशन है, वो ब्रेक हो जाता है, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने के कारण उसके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, सराउंडिंग मीडियम है, वो आयनाइज्ड हो जाता है और उसमें चार्ज फ्लो होने लगता है। ऐसी कंडीशन में चार्ज जितना था जो कंडक्टर का था वो उतना फिक्स हो जाता है, और उसके अतिरिक्त जितना भी चार्ज दिया जाता है वो मीडियम में ओवरफ्लो हो जाता है। अलग अलग मीडियम्स के जो इंसुलेशन ब्रेकडाउन है वो अलग अलग होते हैं, इसलिए मीडियम चेंज कर दो तो ब्रेकडाउन वोल्टेज भी चेंज हो जाता है। अब एक क्वेश्चन और था कि इसमें चार्ज, जो आपका कंडक्टर है वो चार्ज क्यों होता है? तो कंडक्टर चार्ज इसलिए होता है कि वहाँ पर, जैसे गिलास में हम पानी भरते हैं तो पानी क्यों भरता है? क्योंकि गिलास के अंदर हम पानी डाल रहे हैं और आसपास का मीडियम पानी कलेक्ट नहीं कर सकता, फैल जाता है। तो यहाँ पर जो कंडक्टर है वो चार्ज गेन कर सकता है, और उसके आसपास का जो मीडियम है वो इंसुलेटर है, उसमें चार्ज फ्लो नहीं हो सकता, इसलिए कंडक्टर में चार्ज स्टोर होते रहता है। लेकिन जैसे ही उसका इंसुलेशन ब्रेक होता है चार्ज फ्लो होना बंद हो जाता है। तो इंट्रोडक्टरी ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर एंड डिपेंडेंसी ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ एनी कंडक्टर, यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस एंड डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटेंस। तो यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस, चूंकि फैराड बहुत बड़ी यूनिट है कैपेसिटेंस की, फैराड माइकल फैराडे के नाम पे ली है, बहुत बड़ी यूनिट है, क्योंकि एक कूलाम चार्ज बहुत अधिक होता है। और मैंने बताया कि अपनी पृथ्वी का जो अर्थ का कैपेसिटेंस यदि हम निकालें तो वो 611 है, तो वो 611 है। तो उसके बाद जो है, यदि हम 1 फैराड कैपेसिटेंस की बात करते हैं तो उसके लिए हमें 1500 टाइम्स पृथ्वी से 1500 गुनी बड़ा स्फीयर लेना पड़ेगा। तो इसलिए इसकी छोटी यूनिट्स का यूज किया जाता है, जो मिली फैरड 10⁻³ 1 मिली फैरड, माइक्रो फैरड 10⁻⁶, 1 फैरड इज इक्वल टू 10⁻⁶ फैरड। और उस मैंने मिली फैरड, माइक्रो फैरड और पिको फैरड का
यूज होता है कैपेसिटेंस में। इससे छोटी यूनिट यूज होती है, क्योंकि फेरेड एक बहुत बड़ी यूनिट है जो कॉमनली यूज्ड नहीं होती। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, थैंक्स।